हम लोग एस्ट्रोनॉमी में अपने मंदाकिनी आकाशगंगा की संरचना के बारे में सीखा और उसमें देखा कि उसमें 3 स्पाइरल्स आर्म्स हैं, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं और सभी भुजाएं तारों से बनी हैं। उन तारों का एक समूह होता है। उन तारों के समूह को राशि कहा जाता है। आइए हम लोग आज अपनी गैलेक्सी में 12 राशियों को स्पेशली देखते हैं, जिनको देखने का 2 व्यू पॉइंट होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल खगोल की और एक एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष की दृष्टिकोण से। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, जिसका ये ब्लैक होल है सेंटर, और इसमें 1, 2, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जो अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। इसमें मिडिल स्पाइरल आर्म मध्य घूर्णनशील भुजा पर हमारा सूर्य है और इसी तरह से जितनी भी घूर्णनशील भुजाएं हैं तीनों में तारों का समूह है, झुंड है। वो तारे एक ग्रुप में रहते हैं। उस ग्रुप से एक कॉन्फ़िगरेशन तस्वीर बनती है। वह तस्वीर किसी ऑब्जेक्ट वस्तु की हो सकती है जैसे तुला, वह किसी व्यक्ति की हो सकती है जैसे कन्या, वह किसी एनिमल की हो सकती है जैसे मीन। इस तरह से इन तीनों शेप या कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उन तारों के समूहों को राशि कहा जाता है। राशि माने समूह, कॉन्स्टिलेशन। और हमारे सूर्य से जो पास में राशियां हैं वो हमको प्रभावित करती हैं। ऐसे कुल 12 राशियां हैं। वैसे तो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में 88 राशियां हैं कुल, लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं करती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ घूमता है। ऐसा नहीं है कि सूरज कहे कि मुझको साइड दो और मैं जा रहा हूँ अपनी पृथ्वी के साथ परिक्रमा करके आने में। पूरा सिस्टम एक साथ घूम रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यदि सूरज को सेंटर माना जाए और इसके चारों तरफ देखा जाए तो कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि इसे 30-30 डिग्री का सेक्टर बना दिया जाए तो 360 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 12। तो कुल मिला के 12 सेक्टर बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 सेक्टर। एक सेक्टर में जो घूर्णनशील भुजा है हमारी आकाशगंगा की, हमारी मंदाकिनी की, उसमें जो शेप बन रहा है उसको राशि कहते हैं। 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि, 4, 5, 6। लेकिन राशियों की काउंटिंग कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इस पर ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में रोटेशन की गति एंटी क्लॉकवाइज है। यदि घड़ी रख दिया जाए तो घड़ी में 12 के बाद 1, 2, 3, 4 सुई ऐसे चलती है, लेकिन हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जैसे आकाशगंगा घूमेगी उसी तरह से हमारा सूर्य भी अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे। और सन गैसियस है और गैस ज़्यादा तेज घूमती है। इसकी औसत स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है गैस की। और पृथ्वी भी इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, ये भी अपने ऑर्बिट पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अपने अक्ष पर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिटेल में करेंगे। अभी तो केवल रेवोल्यूशन अर्थ का देखते हैं। आप ऑर्बिट पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और इस तरह से यह एक एक राशि को पार करती हुई 365 दिन में, यानी 12 महीनों में 12 राशियों को पार करती है। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में 12 राशियों की यात्रा कर लेती है। इसमें जैसे आप देखें
कर्क राशि है। कर्क राशि और इसके ठीक अपोजिट में मकर राशि है। ये देख रहे हैं, कर्क और मकर राशि। इसका मतलब हुआ कि यदि इसको पृथ्वी से भी जोड़ा जाए तो हमारे पृथ्वी पर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर है और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश पर दक्षिण गोलार्ध में, और सन अधिकतम कर्क और मकर तक ही लंबवत चमकता है। इस तरह से कर्क और मकर राशियां अगर देख रहे होंगे तो एक दूसरे के अपोजिट है, जिसको हम आपको अभी पृथ्वी पर एंटीपोड पढ़ते समय समझाएंगे कि अगर कर्क रेखा पर एक कील लगाई जाए जो पृथ्वी के सेंटर से होकर जाए तो वो मकर रेखा पर निकल आएगी, अर्थात इन्हीं दोनों पर एंटीपोडल पॉइंट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कर्क और मकर एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह से पृथ्वी एक राशि में लगभग 1 महीने या 30 दिन रहती है। अब हम लोग देखते हैं कि एक राशि में नक्षत्र कितने होते हैं। नक्षत्र एक कॉन्स्टिलेशन राशि को कहा जाता है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र उन्हीं राशियों का छोटा समूह होता है। जैसे छोटे छोटे नक्षत्र होते हैं, ये आपका एक जैसे रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र आपका वृषभ राशि पे है और रोहिणी नक्षत्र में जैसा कि पुराणों में आपने पढ़ा होगा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और वृषभानु दुलारी का नाम आपने सुना होगा। अर्थात हम लोग एस्ट्रोनॉमी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी से और अध्यात्म से भी जोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, ये जुड़ा हुआ है। हम लोग अब भौतिकता को या आधुनिक विज्ञान को हम लोगों ने अलग कर लिया है अध्यात्म विज्ञान से। लेकिन वृषभ माने वृषभान, उनकी दुलारी राधा और राधा से प्यार करने वाले भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए। तो आप ये बताइए, एक राशि में 2.25 नक्षत्र, तो कुल कितनी राशियां हैं? 12। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2.25, 12 गुणे 2.25, तो कितना हो जाएंगी? 12 दूनी 24 और 3 27, 27। कुल 27 नक्षत्र आज हैं। 27 नक्षत्र हैं। अब इन 27 नक्षत्रों की पोजीशन अलग अलग होती है। इसमें जैसे एक मूल नक्षत्र है, तो मूल नक्षत्र में ये एस्ट्रोनॉमी का भी पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का भी। बच्चे का जन्म जब होता है तो लोग नक्षत्र का विचार कराते हैं, राशि का विचार कराते हैं, नामकरण करते हैं। तो मूल नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा है तो लोग पूछते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि लड़का मूल नक्षत्र में है, मुरहा है। इसके लिए 27 कुओं का पानी, 27 पत्तियां, 27 अन्न, इतना इकट्ठा करिए। और इस तरह से वो पिता हैरान हो जाता है। 27 ये क्या है? 27 भी एक गिनती है। 27 ये आपके नक्षत्र हैं और 27 कन्याएं थी। किसकी थी 27 कन्याएं? दक्ष की, राजा दक्ष की। और उन्होंने 27 कन्याओं की शादी एक ही वर्ष से कर दिया था। कौन था वो? चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा सबको उतना सम्मान नहीं देता था। वो सम्मान देता था इसको, रोहिणी को। इसका मतलब रोहिणी नक्षत्र वाले प्यार ज़्यादा करते हैं इस पृथ्वी पर। भगवान से मनाइएगा अगला जन्म रोहिणी नक्षत्र में आपका ना हो। तो रोहिणी से ज़्यादा उनकी आसक्ति थी, इसलिए 26 नाखुश रहती थी। फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दिया। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, वो काला पड़ गया। फिर वो भगवान शिव की पूजा किया। शिव जी ने कहा जाओ, तुम 15 दिन गोरे रहोगे, 15 दिन काले रहोगे। ऐसा पुराणों में मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि पुराण में हमारे इस एस्ट्रोनॉमी को सिंबलाइज करके और उसको सम्मान और सीखने की बात
कही गई है। आइए मूल नक्षत्र में देखते हैं कि कैसे आप मूल नक्षत्र से बचेंगे। मूल नक्षत्र में कोई बच्चे का जन्म हुआ तो पंडित जी तो आपको धोखा दे ही सकते हैं कि मूल नक्षत्र था, तो मूल नक्षत्र तो हमेशा रहेगा। ऐसा थोड़ी ही कि मूल नक्षत्र कभी गायब हो जाएगा। बस आपको ये पता लगाना है उस समय पृथ्वी कहाँ थी। क्या पृथ्वी इसी मूल नक्षत्र वाली राशि में ही थी, या पृथ्वी यहाँ थी, या पृथ्वी यहाँ थी। अगर मूल नक्षत्र पृथ्वी के ठीक वर्टिकल था और बच्चे का जन्म वहाँ हुआ था, तब तो मूल नक्षत्र से निकलने वाली किरणें उसको प्रभावित करेंगी। लेकिन अगर पृथ्वी यहाँ थी और मूल नक्षत्र उस पर वर्टिकल किरण डाल रहा था, लेकिन पृथ्वी के उस साइड में जिधर सूर्य है, दिन में बच्चे का जन्म हुआ, अब मूल नक्षत्र रात में प्रभावी है तो कोई असर नहीं है। इसका मतलब बच्चे का जन्म जिधर हुआ तो मूल नक्षत्र पाताल में था। लेकिन पंडित जी तो कह ही देंगे कि नहीं मूल नक्षत्र था, तो कहाँ वो झूठ भी बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन बात है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं उस सत्य को। इस तरह से मूल नक्षत्र का प्रभाव नहीं भी हो सकता है अगर पाताल में हो। कुछ लोग कहते हैं क्या है ग्रह नक्षत्र, इनका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत पड़ता है, क्योंकि हर राशि से, हर तारे से, हर नक्षत्र से कुछ न कुछ एनर्जी निकलती है और एनर्जी का प्रभाव तो पड़ता ही है। फिर आप कहेंगे टोना टोटका क्या है? छोटा सा बच्चा है, उस पर कुछ लोगों की निगाह लग गई तो असर पड़ जाता है। क्यों? कि आंखों से एनर्जी निकलती है। माने ना माने यार, आंखों से बहुत एनर्जी निकलती है, कई तरह से निकलती है। आपने महाभारत में भी सुना होगा गांधारी के आंखों में, जिस पर कि उसने पट्टी बांधने का निर्णय लिया था, कितनी एनर्जी थी। उसने कहा बेटा तुम नग्न आ जाओ मेरे सामने और मेरी आंखों से निकली हुई एनर्जी से तुम वज्र हो जाओगे। ये मिथ्या कथा नहीं है, सत्य है। और अगर यह नहीं सत्य है तो सूर्य से आने वाली एनर्जी से हमको विटामिन डी मिलती है, ये तो सत्य है। अगर सूर्य से मिलती है तो इसी तरह से सब तारों से, और तारों का समूह सब राशियों से, और राशियों के जो अलग अलग नक्षत्र हैं सब नक्षत्रों से आने वाली एनर्जी हमारे पृथ्वी तक तो आती है और हमको प्रभावित करती है। इसलिए आज हमारा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी साइंस के रूप में डेवलप हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे मूल नक्षत्र यहाँ है, अगर इस सेक्टर में पृथ्वी है तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस सेक्टर में ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये सेक्टर ऐसे, अब यदि मूल नक्षत्र वाले सेक्टर में ही पृथ्वी आ गई तो इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा कम पड़ेगा, इन दोनों में और कम पड़ेगा, लेकिन इधर तो बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो पंडित जी कहाँ झूठ बोल रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि मूल नक्षत्र था, लेकिन बात यह है कि पृथ्वी कहाँ थी, इसको जानने की जरूरत है। और पृथ्वी पर ही मूल नक्षत्र का एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण क्या था, और फिर वह बच्चे का जन्म हुआ या उस कार्यक्रम को जो आप कर रहे हैं तो वह मूल नक्षत्र मुखी है कि विमुखी है, इसको भी जान लेने की जरूरत है। तभी आप उससे बच सकते हैं और तभी उस नक्षत्र या उस राशि या उस ग्रह के पूजा की जरूरत है। इस तरह से हम अपने एस्ट्रोनॉमी के आज के विज्ञान को, जो कि बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, पुराने एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं।